नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल है और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के चित्रकूट के दौरे पर रहे। उन्होंने चित्रकूट पहुंचकर सबसे पहले रघुवीर मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा में सीएम के साथ रहे। मंदिर के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ कर कुछ वार्ड में मरीजों व स्टाफ का हालचाल जान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में कांच मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा की और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य के साथ 3 पुस्तकें, अष्टाध्यायी, भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला का विमोचन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने चित्रकूट में अपने भाषण के दौरान कहा, आज चित्रकूट की पावन पुण्य भूमि पर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला है। ये वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। यहाँ आने से पहले अभी मुझे श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। आज चित्रकूट की इस पावन पुण्य भूमि पर मुझे पुनः आने का अवसर मिला है। ये वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। यहां आने से पहले अभी मुझे श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी मिला और हेलीकॉप्टर से मैंने कामदगिरी पर्वत को भी प्रणाम किया। मैं पूज्य रणछोड़दास जी और अरविंद भाई की समाधि पर पुष्प अर्पित करने गया था। प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन, संतों का मार्गदर्शन और संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्रों का यह अद्भुत गायन, इस अनुभव को, इस अनुभूति को वाणी से व्यक्त कर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज चुनावी सभाएं लेने के लिए निकलने से पहले मीडिया से बातचीत की। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि बीजेपी बौखला गई है और राजस्थान में बुरी तरह से हारने वाले हैं। 12 साल पुराना कोई केस है जिसे लेकर छापा डाला जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि शिष्टाचार का पालन बीजेपी को करना चाहिए। साथ ही कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आज रायगढ़ और सरगुजा जिले के प्रत्याशियों के नामांकन में जा रहा हूं और शाम को फिर पाटन भी जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं और इस कारण से हमारे प्रदेशाध्यक्ष कि हम 12 साल पुराना कोई केस है उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डालें, इसका मतलब ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बखलाहट है उनके, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। शिष्टाचार का पालन तो उन लोगों को करना चाहिए। तो क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, दूसरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। यदि प्रधानमंत्री की बेटी है, पोती है,
तो सोनिया गांधी भी तो प्रधानमंत्री की बहू है ना। उसके बारे में हमारी विश्व गुरु ने क्या क्या बोला है, और भारतीय जनता पार्टी वाले किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए। जिनकी सरकार जैसे बनी उन्होंने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था, उन्हीं के कहने पर तो 10 क्विंटल खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था। 2 साल का बोनस नहीं मिला, चिट्ठी तो मैंने लिखी है कि रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया, मैं देना चाहता हूँ, मुझे अनुमति भर दे दो। तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दें तो 2 साल का बोनस भी हम किसानों को दे दें। राहुल गांधी जी आएंगे तो कुछ और घोषणा कर सकते हैं। इंतजार करिए कल तक। राजस्थान में सर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की है महिला मुक्त होगी परिवार को उनको 10,000 का दिया जाए। वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग घोषणाएं होती। जैसे किसानों को जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो हिंदुस्तान किसी राज्य में नहीं मिल रहा है जो हमारे यहाँ है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियां होती है, उसके हिसाब से निर्णय लेते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुने गए कैंडिडेट्स अपना नामांकन जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिस पहुंच रहे हैं। पन्ना में भी बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करने गए सीएम शिवराज भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में शामिल हुए। यहां पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में पहुंचे सीएम ने कहा कि हम अपने विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके साथ ही तीनों प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिलाने के बाद पन्ना में हुए विकास के कार्यों का गिनाया। आज तो मेरी शुभकामनाएं हमारे तीनों पन्ना जिले के उम्मीदवार भाई ब्रजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को, और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज 3 फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जन कल्याण के काम, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण के काम किया। अब कल्पना करो, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज। अब पन्ना के विकास की कल्पना तो करें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है, और हम इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है जिसने बहनों की जिंदगी बदल के रखती है। तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की राघोगढ़ सीट से नामांकन दाखिल किया। चुनावी हल्फनामे से जयवर्धन सिंह ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसके मुताबिक उनके पास 25.55 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की मालिकाना है। जयवर्धन सिंह ने चुनावी हल्फनामे में बताया कि उनके पास 6.97 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 18.58 संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 4.64 करोड़ की
चल और 2.54 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। जयवर्धन ने अपने आय का स्रोत भी हल्फनामा में बताया है। उन्होंने हल्फनामा में लिखा है, मैं विधायक हूं, मुझे वेतन और भत्ता मिलता है। इसके अलावा मुझे किराए, ब्याज और कृषि से आय होती है, जबकि जीवन साथी को किराए, ब्याज और व्यापार से आय होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा बड़े केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से अपना कचरा साफ कर रहे हैं। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। सनातन सभी धर्म में सम्मान करता है, जबकि बीजेपी और संघ का हिंदुत्व इसके विपरीत है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण पर भी दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी बात की है। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कितना दान दिया टिकटॉक में कांग्रेस ना मैंने टिकट बांटे ना मैंने बदलाव किया। पर कमलनाथ जी ये बात क्यों कहते हैं कि जयवर्धन सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, चाहे वो मजाक नहीं पड़े, इतने बड़े लीडर को कमलनाथ जी का मेरा 40 साल का दोस्ताना है। अब कपड़े फाड़ने का जो है और गाली खाने का ये मुझे अधिकार दिया गया है कि आप कपड़े भी फड़वाओ, गाली भी खाओ। और आप दिग्विजय सिंह को जानते हो शुरू से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, गाली खाने की दिक्कत नहीं है। और हमको देखिए, मैं ठाकुर परिवार से जरूर जन्मा हूँ, लेकिन शुद्ध रूप से मैं जैनी हूँ। मैं किसी के खिलाफ न तो नाराजगी जताता और ना मुझे कोई आपत्ति। जिसको गाली देना दे। और मैं तो सुंदरलाल पटवा जी से मजाक करता था कि आप प्रिविशन पर्व में ही पर माफी मांगते हो। अरे दिग्विजय सिंह 365 साल माफी मांगते। यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सारी योजनाएं बंद कर देगी, डरा रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या वो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी? जितना झूठ बोलते हैं ना, मैंने कहता हूँ मोदी जी और शिवराज सिंह जी में प्रतियोगिता कराई तो पता नहीं कौन जीतेगा। इतना मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हम जो भी हमने वादे किए और जो वादों में हमारी योजनाएं फिट होती हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगामी विधानसभा को लेकर प्रतिक्रिया दी। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी विभाग तब आता है जब धन शोधन निवारण अधिनियम का मामला बनता है। यदि सरकार खुद कार्रवाई करे तो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, लेकिन सरकार जब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, हजारों करोड़ों का लेन देन खुलेआम सरकार के संरक्षण में हो रहा हो, जिसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। मेरी भूमिका छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक 15 साल का अनुभव के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं और जो भी जवाबदारी जहां जाने की दी जा रही है मैं भी जा रहा हूं और हम सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतर गया है। सर, पूरा अभी एक बार तो पूरा छत्तीसगढ़ आपने नाप ही दिया होगा, किस तरीके का इलेक्शन आप महसूस कर रहे हैं सर इस बार? पिछले 10-15 दिन में लगातार जो और संपर्क हुए हैं छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से, तो अद्भुत अंडर करेंट छत्तीसगढ़ में है। परिवर्तन की ललक छत्तीसगढ़ में बहुत तीव्रता के साथ है और ये महसूस मैंने 2003 में किया था और आज 2003 से बेहतर स्थिति है। वो चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो या बस्तर का क्षेत्र हो या मैदान का इलाका हो, लोगों के मन में इस सरकार के को बदलने की इच्छा है और मुझे लगता है कि ज़बरदस्त रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा
और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ईडी और आईटी डिपार्टमेंट का आना तब होता है जब पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है, और इस सरकार के आने के बाद यदि सरकार खुद कार्रवाई करे तो इस प्रकार की करप्शन को रोका जा सकता है। मगर सरकार खुद करप्शन में जब लिप्त है, शराब में जब खुलेआम 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो रहा है, दुकान में अवैध शराब सरकारी दुकान में बेची जा रही है, कोयले में 25 रुपया प्रति टन की अवैध वसूली पूरे सार्वजनिक रूप से हो रही है, लोगों के बच्चे बच्चे को मालूम है। तो जब इस प्रकार के हजारों करोड़ का लेन देन खुलेआम सरकार के संरक्षण में हो रही है, पुलिस के संरक्षण में हो रही है, तो फिर इस प्रकार की एजेंसी आईटी डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग ईडी की कार्रवाई हुई है। और इसमें अकेले ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, 13,000 पेज के प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। इनके 2 सीनियर आईएएस अधिकारी 7-7 महीने से जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं होगी। अघोषित रूप से इनके 150 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को मुरैना जिला मुख्यालय पर पहुंचकर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके समर्थक व प्रस्तावक साथ थे। यहां बता दें कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री सहित कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा है। दिमनी विधानसभा सीट को बीजेपी 2008 से नहीं जीत पाई, इसलिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा है। हालांकि उन्हें भी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसना पड़ गया है। उनके मुकाबले कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर व बसपा से बलवीर ढंडोतिया चुनाव मैदान में है। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में तोमर ने अपना नामांकन मुरैना कलेक्टोरेट पहुंचकर दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के सिंहदेव के खिलाफ नए चेहरे को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल उइके के समर्थन में वोट देने की अपील की है। शाहपुर में आयोजित आम सभा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल कमलनाथ या कांग्रेस को नहीं, केवल मध्य प्रदेश के भविष्य को देखते हुए पंजे का बटन दबाएं और प्रदेश में चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कांग्रेस को समर्थन दें। शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कमलनाथ ने आम सभा में कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। पंचायत से लेकर ऊपर तक केवल पैसे दो और काम लो का तरीका अपनाया जा रहा है। नौजवानों का भविष्य, हमारे किसानों का भविष्य, हमारे छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वो कह रहे हैं कि कपड़ा फाड़ कांग्रेस होगी, शिवराज जी कह रहे हैं कमलनाथ जी ने कपड़े फाड़ने का जी को कह दिया। देखिए, ये सब अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। इंडिया अलायंस के जो नेता है वो भगत सिंह की तुलना हमास के आतंकवादियों से कर रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस हमारा लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने पोहरी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिन जगह भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी है, वहां जीत के लिए मंत्री और सांसदों को टिकट दिया है, जिससे वहां भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सके। वहीं दिग्विजय सिंह पर तंज करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी वो मेरे बारे में सोचते थे, पर अब मैं बीजेपी में हूं तब भी वह मेरे बारे में सोच रहे हैं। भी दल में किसी भी जंग में रणनीति दो तरीके की होती है। एक, जहां मजबूत स्तंभ स्थापित है वहां उस मजबूत स्तंभ को और शक्ति प्रदान करनी,
और जहां विपक्ष का मजबूत स्तंभ स्थापित है, उस विपक्ष का मजबूत स्तंभ को धाराशायी करने के लिए हमारा अति मजबूत स्तंभ भी हम लोगों को वहां स्थापित करना होगा। आप देखोगे कि जहां भी सांसद, जहां भी केंद्र सरकार के मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी शायद 2 बार या 3 बार से नहीं जीती है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक वैसे सीट पर कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां भी लहराएगा। मतलब क्या कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां तो कांग्रेस संकट में ही है, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी कांग्रेस संकट। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूं तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है, ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।